3 गलतियां हैं बहुत बड़ी बड़ी। क्या क्या बताया? पहला दोआब में इसने टैक्स बढ़ाया, किस्मत खराब, तभी टैक्स बढ़ाते ही वहां पे सूखा पड़ गया। दूसरी बड़ी गलती, राजधानी को उठा के कहां ले गया? दौलताबाद। आधी जनता जबरदस्ती, जनता को ना ले जाता ना तो ये इतनी मार ना खाता, क्योंकि टैक्स जनता देती, भाई तुम यहाँ रह रहे हो तो टैक्स तो दोगे। पूरी जनता, जानवर, आदमी सबको ले गया, नुकसान में आया, 6-7 साल बाद वापस आना पड़ा। इसी टाइम पर तीसरी गलती, आर्थिक नुकसान को पूरा करने के लिए कॉपर की मुद्रा चलाई, लोगों ने उसका मिसयूज किया, फाइनली इसका राजकोष पूरी तरह से खाली हो गया। अब क्या करूं भाई, राज तो करना है, पैसा चाहिए। तो अब इसके दिमाग में आया कि मैं किसी अड़ोसी पड़ोसी देश के ऊपर अटैक करता हूं और वहां की प्रॉपर्टी हड़प लेता हूं और फिर उस प्रॉपर्टी में जो लोग बसे हुए हैं उनसे पैसे लूंगा। भाई हर कोई यही करेगा। चौथी गलती करेगा अब ये सोच के, सोच अच्छा रहा है पर अच्छा हो नहीं रहा, एक अभियान चलाएगा, खुरासान अभियान। खुरासान ये जगह है, खुरासान कहाँ है? खुरासान आपका पड़ता है, ये मान लीजिए इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान यहाँ पड़ेगा, ट्रांसआक्सियाना क्षेत्र है खुरासान। आज का अगर कहूँ तो ईरान मान लीजिए, ईरान इराक का इलाका। यहाँ ना कोई ताकतवर राजा नहीं था, खबर उड़ती उड़ती आई भाई इस इलाके में कोई ताकतवर नहीं है, जो ताकतवर होगा यहाँ बैठ सकता है और खूब टैक्स मिलेगा। अब इसने जैसी खबर उड़ती उड़ती आई, अगले ने प्लानिंग शुरू कर दी, प्री प्लान कि भाई हम क्या करेंगे। तो इसने कहा मैं क्या करूँ, तो दिमाग में एक सेना बड़ी बनाता हूँ, 3,70,000 सैनिकों की एक सेना बना ली। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा सब लोग करते थे। लेकिन मूर्खता क्या की, इन 3,70,000 को 1 साल की पहले ही सैलरी दे दी, 1 साल की सैलरी दे दी। 1 साल की सैलरी पहले खा के बैठ गई सेना। अच्छा अभी अभियान नहीं चला, 1 साल का पैसा दे लो, पकड़ो, जैसे मान लो किसी के 1,000 रुपए तो 12-12,000, इमेजिन कर लो 3,000, इतने रुपए देके खजाना जो बचा खुचा थोड़ा बहुत था वो भी खाली कर दिया। 1 साल से सेना बैठ के खा रही है पहले ही। फिर पता चला कि यहाँ पे जो है कोई ताकतवर राजा आके बैठ गया। अब कैसे जाए जी, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। 1 साल की सेना को कहा भी पैसे वापस कर दो, सेना ने कहा जी हमारे पास नहीं, हमने तो खा लिया, आपने दिए हमने खा लिए। यानी वो 1 साल की कीमत बिल्कुल जीरो रिजल्ट लाई, ये अभियान चला ही नहीं पाया। तो 1 साल इतनी बड़ी सेना को जो इसने पैसा दिया होगा, 3,70,000 की सेना को, वो यूजलेस गया इसका पैसा। पहले देखो पहली मार पड़ी हुई थी, अब और नुकसान हो रहा है। फिर इसके दिमाग में आया कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है किसी के साथ भी, दूसरा अभियान चलाऊंगा। चौथा थी ना ये 5वीं लास्ट गलती, कराचिल अभियान। अभी शांति नहीं पड़ी इसको लग रहा है कि अगर इस तरफ नहीं गया कोई बात नहीं, इधर टारगेट करता हूं, तिब्बत चीन के आसपास, कुमायूं के इलाके में अपनी सेना भेजी और बोला सीमावर्ती राज्यों में दिखा के आओ कि हमारी कितनी ताकत है। अंदर कुछ नहीं है, फिर बिल्कुल जीरो, कह रहा जाओ बाहर और चीन की तरफ अटैक करेंगे। अपनी सेना भेज दी दिल्ली से। अब दिल्ली में जो आदमी रह रहा है, जो सेना रह रही है, उसकी बॉडी चाइना जाके, तिब्बत जाके अडैप्ट नहीं कर पाती, उसको जुकाम बुखार बहुत नॉर्मल बात है होगा, क्योंकि बहुत वेरिएशन है टेम्परेचर में। दिल्ली से एक बड़ी सेना कूच करा दी इसने कराचिल अभियान में। चीन चिल एक जैसे लग रहा है ना, ये इलाका था कुमायूं इलाका, हिमालय सोच लो, हिमालय के ऊपरी इलाके में। इतनी ठंड थी तिब्बत के आसपास जाके, और ये सेना फंस गई यहाँ, क्योंकि इतने ऊंचे पहाड़ों पे आज तक इन्होंने कभी ऐसी बर्फ देखी ही नहीं थी। आप जानते हैं ना, पहली बार आदमी अगर मनाली जाए, कोई पहली बार फर्स्ट टाइम स्नो देखे, तो वो बहुत जल्दी बार गिरता है, क्योंकि स्नो पे चलने की भी समझ जल्दी पैदा नहीं होती। अब वो पहाड़ी जो इलाके हैं उनका रोज का काम है उसी में भागना, उसी में दौड़ना, और जो यहाँ से सेना गई है उसको बर्फ में चलना ही नहीं आ रहा, उसको पता ही नहीं कि कैसे पैर टिकेंगे, कहाँ पंजे रखने हैं। तो वहाँ के जो लोकल राजा थे उन्होंने भी इनको धूल चटाई, और फिर इनकी सेना में से कहते हैं कंडीशंस ऐसी थी कि 10,000 जो सैनिक गए थे ना, उनमें से 10 वापस लौट के आए, 9,990 आदमी मर गए, सिर्फ 10,000। ये कहावत है कि इतने लौट के आए। वो 10 जब लौट के आए तो बताया सर ऐसे ऐसे वहाँ तो लोग मर गए। तो इतना गुस्सा इसको आया, 10 को ही मारो, ये भी क्यों वापस आए, और वो जो बच्चे कुछ 10 थे वो भी मार दिए। तो इसकी लाइफ की ये 5 बड़ी गलतियां हैं, जिनके कारण ये कितनी ही प्लानिंग इसने की हो, लेकिन फेलियर राजा कहलाया। इसके जीवन के सबसे बड़े 5 गलत काम, 5 गलत डिसीजंस, जिनके कारण इसको बार बार मुंह की खानी पड़ रही थी। ठीक है, उम्मीद करती हूं आपको 5 प्लान इसके समझ में आ गए होंगे जो फेल रहे। चलिए इसको एक बार टेबल की फॉर्म में समझ लेते हैं। कल गयासुद्दीन तुगलक का आपने नोट्स बनाए होंगे, कुछ फैक्ट्स रह गए थे जो एग्जाम के पेपर्स में आ जाते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक आपने जो कल लिखा था ना, उसमें 4-5 पॉइंट, बस ये 4-5 ही हैं, ये और ऐड कर लेना ताकि कहीं भी नंबर कटने की गुंजाइश ना रहे। उसमें लिखना, इसकी माँ हिंदू जाट महिला थी और इसके पिता बलबन के गुलाम थे, करौना तुर्क थे। तो पिताजी इसके इस्लाम धर्म को मानते हैं, लेकिन इसकी माँ हिंदू जाट महिला। किसकी माँ? गयासुद्दीन तुगलक की। और देखो माँ हिंदू होने के बावजूद ये हिंदू से नफरत कर रहा था जब इसने क्या कहा था, इस्लाम खतरे में है। तो इसकी माँ खुद की हिंदू है, पिताजी इसके तुर्क है। मंगोलों से 29 बार टक्कर ली, किसने? इस गयासुद्दीन तुगलक ने। लेकिन सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण अगर एग्जाम में आ जाए तो अलाउद्दीन खिलजी लिखना है। इस बात को यही मेंशन कर लेना अपने नोट्स में कि सर्वाधिक आक्रमण अगर पूछे गए मंगोलों के तो आपको टिक करना है अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन 29 बार टक्कर किसने ली है? ये ली है गयासुद्दीन तुगलक ने। सर्वाधिक में आंसर आएगा अलाउद्दीन, 29 में आंसर आएगा गयासुद्दीन। अगला है, तुगलकाबाद शहर बसाया, तो मैंने आपको बताया वो कहानी कैसे दिल्ली अभी दूर है। नहरों और कुओं का निर्माता, पहली बार कृषि पे जिसने ध्यान दिया वो गयासुद्दीन तुगलक था, नहरें बनवाई। यातायात और डाक प्रणाली का विकास हुआ। इसको अगर भूलो तो ऐसे याद कर लेना, दिल्ली से एक दिन में जनता नहीं गई थी, दिल्ली से जनता दौलताबाद महीनों महीनों सालों साल में गई थी। तो इसने डाक प्रणाली विकसित करवाई कि दिल्ली से डाक तुरंत दौलताबाद पहुंच जाए। मान लो किसी पीढ़ी में 4 पीढ़ियों के लोग रहते हैं, तब तो 100-100 साल लोग जिया करते थे। तो पहले उन्होंने अपने घर के बूढ़ों को भेजा, बूढ़े वहां पहुंच गए, डाक आई कि हम यहाँ सही सलामत पहुंच गए, मैसेज भेजा। फिर दिल्ली से अगली पीढ़ी के लोग गए। तो डाक व्यवस्था का बेस्ट जो अब तक हमने नहीं पढ़ा था, अब ये पॉइंट याद रखना, नहर और कुओं पे पहला सल्तनत का आदमी है जिसने ध्यान दिया। इससे पहले इल्तुतमिश आया, बल बनाया, किसी ने ध्यान नहीं दिया ना, खिलजी ने, लेकिन तुगलक ने ध्यान दिया। यातायात और डाक प्रणाली का विकास इसके टाइम में खूब ज्यादा हुआ, पहले भी था लेकिन इसके टाइम में ज्यादा हुआ। निजामुद्दीन, देखो ये इंपॉर्टेंट लिखा है, निजामुद्दीन औलिया से अच्छे संबंध नहीं थे, इन्होंने कहा दिल्ली अभी दूर है, एग्जाम में आ जाएगा। किसके लिए कहा गया था दिल्ली अभी दूर है?
किस राजा के लिए, किस सुल्तान के लिए? गयासुद्दीन तुगलक। किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने। क्यों कहा था? क्योंकि ये बाउली खुदवा रहा था और उस टाइम पे मिस्त्री इसके यहाँ लगे हुए थे, ये जनता के फायदे के लिए काम कर रहा था और राजा अपने पर्सनल फायदे के लिए। तो इसने कहा था कि पहुंचेगा नहीं दिल्ली, और ऐसा ही हुआ। दिल्ली उसने देखी ही नहीं। नेक्स्ट है एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक, बाद में लिया नाम है। ओरिजिनल नाम क्या है इसका? गयासुद्दीन का पुत्र था एमबीटी, इसका असली नाम था जूना खां, उपाधि है उलूग खां। उलूग खां ढेर मिलेंगे आपको, जैसे विक्रमादित्य मिलेंगे, बलबन भी उलूग खां था, उपाधि उलूग खां, असली नाम जूना खां, राजा के रूप में, सुल्तान के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी। जानकारी तुम्हें कैसे पता है? मैंने इतनी कहानियां कैसे सुनाई? क्योंकि ये सब लिखा है तारीख है फिरोज शाही में। फिरोज शाह अब आगे आएगा, कल कैरेक्टर होगा फिरोज शाह। उसके टाइम में किताब लिखी जाती है, बर्नी उसका राइटर है, और वो लिखता है तो राजा के पूर्वजों के बारे में तो लिखा जाता है ना। जैसे याद करो हर्षवर्धन के ऊपर किताब लिखी थी बाण भट्ट ने, हर्षचरित, जिसमें 8 चैप्टर्स थे, 3 चैप्टर्स उसके पिता दादा परदादा के ही तो थे। ऐसे ही फिरोज शाह एक राजा होगा, कल इसके बाद जो बनेगा उसके ऊपर किताब है तारीख फिरोज शाही, लेकिन उस किताब में इनके बारे में भी बताया गया है। ठीक है, तो बर्नी ने लिखी, इंपॉर्टेंट किताब है तारीख फिरोज शाही, बर्नी ने लिखी। बर्नी आदमी है, राइटर का नाम है, बुक का नाम है तारीख फिरोज शाही, ये बुक है, ये राइटर। नेक्स्ट है इब्न बतूता। इब्न बतूता एक ऐसा आदमी है जो घूमने आया था, यात्री था, मोरक्को अफ्रीका से, पढ़ा लिखा था, तेज दिमाग, आया दिल्ली में और दिल्ली में राजा से मिला, इस पागल बादशाह से, पढ़े लिखे मूर्ख से। तो उसने कहा कि आप तो बहुत समझदार हैं और आप एक काम कीजिए, दिल्ली के काजी बन जाइए, काजी जो न्याय करे। और अननोन एक आदमी को इसने दिल्ली का काजी बना दिया 8 साल के लिए। यानी एक विदेशी आया और बिना उस पर पता नहीं विश्वास है नहीं है, कौन है, कैसा है, क्या करेगा, उसको दिल्ली का काजी बना दिया। और इसके भी आगे फिर एक स्टेप और उठाया, बोला आप चीन जाओ और मेरा मैसेंजर बनके आप चीन जाओ। तो देखो कैसे अंधविश्वास टाइप कर लिया। वैसे ही अच्छा आदमी निकला, लेकिन फिर भी जैसे बिना किसी को जाने समझे ऐसे आपने बड़ी पोस्ट पे बैठा दिया। इब्न बतूता बहुत इंपॉर्टेंट है, यात्री, मोरक्को देश, मोरक्को आज भी एक देश का नाम है अफ्रीका में, अफ्रीका से यात्रा वृतांत उसने बताया मैं कैसे घूमा, क्या किया। इसकी बुक का नाम है रेहला, किताब ए रेहला पूरा नाम है, वैसे रेहला कह देते हैं, इब्न बतूता की किताब। नेक्स्ट है एमबीटी, एक उच्च शिक्षित सुल्तान था, बहुत पढ़ा लिखा था, लेकिन चीजों में से निकला नहीं था, कढ़ा नहीं था। कहते हैं पढ़ा हुआ अलग होता है और कढ़ा हुआ अलग। तो उच्च शिक्षित था, अरबी फारसी पूरी आती थी इसको, गणित, नक्षत्र विज्ञान, मतलब पूरा साइंस मैथ्स का ज्ञाता था। अपने सिक्कों पर जिल्लिल्लाह लिखवाया, जिल्ले इलाही आता, जिल्ले इलाही, ऐसे बलबन ने लिखवाया। सेम ऐसा सा सुल्तान खुदा की परछाई है, उसने भी तो कहा था प्रतिबिंब है, परछाई है, तो जिल्ले इलाही। सब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे विस्तृत साम्राज्य इसका था। कितने प्रांत थे? 23 प्रांत। टोटल विद्रोह इन प्रांतों में 34 बार हुए। प्रांत है 23 और इसके खिलाफ जो विद्रोह हुए 34 बार। तो बहुत बड़ी बात है ये कि सबसे बड़ी टेरिटरी सिर्फ कश्मीर बलूचिस्तान नहीं है, इसके पास 23 स्टेट्स मान लीजिए। तो 23 प्रांत, विद्रोह टोटल हुए 34 बार। उत्तर में विद्रोह कम हुए, दक्षिण भारत में 27 हुए। इस 34 में से ही 27 है ये। तो सबसे ज्यादा विद्रोह दक्षिण भारत में, मैंने एग्जांपल दिया आपको कैसे वहां प्लेग फैला, कैसे लोगों ने विद्रोह किया। तो 34 बार विद्रोह, 27, 34 में से दक्षिण में, जो बचे कुछ 5-7 रह गए वो उत्तर में। ठीक है, सबसे बड़ा एरिया 23 प्रांत, फिर अलग भी होंगे ये इसकी कमजोरी में। नेक्स्ट, कश्मीर प्लस बलूचिस्तान इनके प्रांत नहीं बन पाए थे, 2 इलाके रह गए थे। इंपॉर्टेंट है, योग्यता के आधार पर पद देना शुरू किया एमबीटी ने। ये बहुत अच्छी बात है कि योग्यता के आधार पर ये जज करता था। शासन कार्य को धर्म से अलग किया, यानी मेरे यहाँ शरीयत के अकॉर्डिंग नहीं, मेरे दिमाग के अकॉर्डिंग काम होंगे। तो शरीयत होता है इनके कानून, धर्म, जैसे हिंदू धर्म में अलग चीजें हैं, मुस्लिम धर्म में अलग है, इस तरह से शरीयत के नियमों से स्वतंत्र था, दिमाग का यूज करता था, पर ज्यादा यूज कर गया इसलिए गलत भी हुआ। जहां पनाह नगर बसाया इसने, और आदिलाबाद का किला भी बनवाया। जैसे हर राजा अपना नगर बसवाता, तो इसने क्या जहां पनाह, इसके पिताजी ने तुगलकाबाद। दरबारी बहुत इंपॉर्टेंट, देखो वेरी इंपॉर्टेंट में है, जैन धर्म को मानने वाले, जैन धर्म तो पुराना है ना, महावीर स्वामी से भी पहले से था। तो इसके कवि थे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जिन प्रभा सूरी, एग्जाम में आता है, जिन प्रभा सूरी जैन विद्वान है, लेकिन इसको इंपॉर्टेंस कौन दे रहा है? एक मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करने वाला, लेकिन सबको बराबर मानने वाला, जिसने योग्यता के आधार पर पद दिए, जिसने हिंदुओं के त्योहारों में शिरकत की, खुद वहां जाता था, मनाता था। तो इसने, कवि हैं ये बहुत बड़े लेखक और कवि, जिन प्रभा सूरी, ये जैन आदमी है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। इन्होंने सती प्रथा स्टॉप करने की भी, सती प्रथा को रोकने की भी कोशिश की थी जिन प्रभा सूरी ने। तो जिन प्रभा सूरी को किसके राजमहल में इंपॉर्टेंस मिली है? मोहम्मद बिन तुगलक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, देखो वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है। एक आदमी और है राजशेखर, ये राइटर्स हैं, पढ़े लिखे, तो पढ़ा लिखा आदमी अपनी जगह हर जगह बना लेता है। नेक्स्ट, होली दिवाली, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो होली दिवाली दशहरा जैसे हिंदू त्योहारों में भाग लेने वाला फर्स्ट सुल्तान है। अब तक लोगों ने ठीक है भाई बराबरी का दर्जा दे दिया, लेकिन अब तक किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया। ये जाता और वहां उनके साथ होली मनाता, दिवाली मनाता, दशहरे मनाता, पढ़ा लिखा था ना, इसको पता सब चीजें बराबर होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, पहला सुल्तान जिसने बराबरी दी। इंपॉर्टेंट, दीवाने कोही नाम का एक डिपार्टमेंट बनाया, कृषि विभाग की स्थापना। आपको याद है हमने कल परसों पढ़ा था, जो अलाउद्दीन था उसने गुप्तचर विभाग पे काम किया था, सराय अदल, फिर कैसे उसने 2 डिपार्टमेंट अलग अलग, एक गुप्तचर विभाग, एक गुप्तचर अधिकारी बनाया था। तो ऐसे इसने एक इंपॉर्टेंट काम किया, दीवाने कोही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीवान एक कोही, ये कृषि विभाग के ऊपर काम करेगा, मतलब एक हेड है कृषि विभाग का। इब्न बतूता कौन है? मोरक्को से आया, अफ्रीका से आया, एक पढ़ा लिखा आदमी, जिसको किसने बहुत इंपॉर्टेंस दी? मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि वो खुद भी पढ़ा लिखा था। 1333 से 47 तक ये इंडिया में रहा। कितना आराम का जीवन है, देखो पढ़ा लिखा है, विदेशी है। आज कहीं पढ़ा लिखा जाए तो उतना बड़ा मुश्किल होता है, पहले अपने आप को दिखाना पड़ता है। इसके इंटेलिजेंस से प्रभावित होकर दिल्ली में पहले काजी बन के बैठा रहा, ऐशमारी, और फिर चला गया चाइना। तो मूल था इसका, मूल मतलब किस देश से था? मोरक्को, अफ्रीका से। 8 वर्ष तक दिल्ली में काजी के पद पर रहा और 1332 में राजदूत बनाकर चीन भेज दिया। फिर क्या बोला कि तू चीन जा, चीन जाके और मेरे बारे में उनको बता कि मैं कितना इंटेलिजेंट हूं। ठीक है, चलिए ये आज की लास्ट स्लाइड है, 6th स्लाइड है ये। उम्मीद करती हूँ सारा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से चलिए, एक बार लास्ट में जल्दी से स्लाइड्स को दोबारा देख लेते हैं ताकि आपको नोट्स बनाते टाइम दिक्कत ना आए। ये फर्स्ट स्लाइड है गयासुद्दीन तुगलक की, जो कल वाला पार्ट था उसमें लिखना है ये। ठीक है भाई, कितनी बार टक्कर ली इसने, क्या कुछ रहा, इसके माँ बाप